हेलो एवरीवन, आज है एरोमेटिसिटी का लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यू टॉपिक्स। जैसे फर्स्ट मैं लूँ यहाँ पे होमो एरोमेटिक कंपाउंड। क्या लिया मैंने? होमो एरोमेटिक कंपाउंड। तो है हमारा क्या? होमो एरोमेटिक कंपाउंड। होमो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? आपके पास कोई ऐसा सिस्टम होगा जहां पे वन एंड मोर देन आपके पास क्या होंगे? sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम होंगे, sp3 कार्बन सेंटर होंगे आपके पास। बट sp3 कार्बन सेंटर होने के बावजूद वहां पे हो रहा होगा क्या? कॉन्जुकेशन हो रहा होगा। ओवरऑल क्या हो रहा होगा? डीलोकलाइजेशन हो रहा होगा। कहने का मतलब मैंने क्या बोला कि ऐसे कंपाउंड which contain one or more sp3, एक या एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं आपके पास? sp3 हाइब्रिडाइज, एक या एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हो सकते हैं। किस में? इज एन कॉन्जुकेशन में आपके पास होंगे। और वहां पे आपको देखने को क्या मिल रहा होगा कि यहाँ पे sp3 होने के बावजूद कॉन्जुकेशन हो रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे जो आपका sp3 हाइब्रिडाइज जो सेंटर होता है ना, वो वर्टिकली पहुंच जाता है। वो कहाँ पहुंच जाता है? वर्टिकली पहुंच जाता है। वर्टिकली पहुंचने की वजह से कॉन्जुकेशन में, रिंग में जो कॉन्जुकेशन हो रहा होता है उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। मैंने क्या बोला? बट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम आर फोर्स्ड टू lie एटम ऑलमोस्ट कैसा होगा? ये वर्टिकली पहुंच जाएगा। ये जो आपका कॉन्जुकेटेड सिस्टम होता है ना, वहां से पहुंच जाता है क्या? ये कॉन्जुकेशन से वर्टिकली पहुंच जाता है, जिससे ये कॉन्जुकेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अबोव द प्लेन ऑफ द conjugated ring. These are called होमो एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंडों क्या बोलते हैं? होमो एरोमेटिक कंपाउंड। मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनना। ऐसा कंपाउंड जिसमें एक या एक से ज्यादा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन सेंटर तो हो सकते हैं, बट वहां पे कॉन्जुकेशन पॉसिबल है। अब आप बोलोगे वहां पे कॉन्जुकेशन कैसे पॉसिबल है? मैंने बोला जो आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज जो आपका कार्बन सेंटर था ना, वो क्या होता है? जो कॉन्जुकेटेड आपकी रिंग होती है, जहां पे कॉन्जुकेशन हो रहा होता है, उसके जस्ट वो वर्टिकली पहुंच जाता है। इससे आपके कॉन्जुकेशन में कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, वहां पे कोई भी इंटरफेयर क्रिएट नहीं होता। किसकी वजह से? जो आपका sp3 कार्बन सेंटर है उसकी वजह से। अब आप बोलोगे जैसे एग्जाम्पल दो, तो मैंने एग्जाम्पल दिया। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैंने लिखा क्या? साइक्लोओक्टाटेट्राइन। मैंने क्या लिखा? साइक्लोओक्टाटेट्राइन। अगर मैं इस साइक्लोओक्टाटेट्राइन में मैं क्या करूं? ये कैसी होती है आपकी? नॉन एरोमेटिक होती है, टब शेप में स्टेबल होती है। मैंने क्या किया? यहाँ पे डाला क्या? कंसंट्रेट H2SO4। क्या डाला? कंसंट्रेट H2SO4। अब आपको बहुत अच्छे से पता है क्या? H2SO4 क्या देते हैं? H प्लस देते हैं। क्या देते हैं? H प्लस देते हैं। और क्या किया मैंने? ये जो आपकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसने क्या किया? इस H प्लस का एब्स्ट्रक्शन किया। किस तरीके से करेगा? पहले एक तरफ ये शिफ्ट होगा, जिस तरफ शिफ्ट होगा वहां आएगा नेगेटिव चार्ज, और जहां से शिफ्ट होगा वहां पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी आपके हाइड्रोजन को। और जैसे ही एब्स्ट्रैक्शन हुआ क्या देखने को मिलने वाला है? जैसे ही एब्स्ट्रैक्शन हुआ क्या देखने को मिलने वाला है? यहाँ पे आपका कनेक्ट क्या हो गया? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन पहले से था और यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठ के आई है, और जहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठ के आती है ना, वहां कैसा चार्ज होता है? वहां आता है पॉजिटिव चार्ज। जो डोनेट करेगा पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। जो डोनेट करेगा कैसा चार्ज कैरी करेगा? पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। अब ये इस फॉर्म में नहीं आपको देखने को मिलता। देखो ध्यान से, ये कैसा सेंटर है? sp3 सेंटर।
राइट। और मैंने क्या बोला, ऐसा कंपाउंड जिसमें एक या एक से ज्यादा sp3 सेंटर हो और फिर भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। तो देखो किस तरीके से कॉन्जुगेशन पॉसिबल है ये देखना, थोड़ा किस तरीके से कॉन्जुगेशन पॉसिबल है ये देखना। मैंने बनाया कुछ इस तरीके से, ये 1 2 3 4 और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये और ये सेंटर, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम काउंट कर लेते हैं। देखो मैंने बनाई क्या, ये 8 मेंबर्ड रिंग मैंने बना दी, राइट। अब इसमें क्या बताना है मुझे, इसमें मुझे बताना है इसको मेरे को अरेंज करना है। तो देखो किस तरीके से करेंगे, ये है आपका sp3, राइट, ये है आपका sp3, इसको 1 नंबरिंग दे दो। 2 पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। फिर क्या है आपके पास, फिर आपके पास एक पाई बॉन्ड है, फिर एक और पाई बॉन्ड है और फिर आपके पास एक और पाई बॉन्ड है। अब इसमें डीलोकलाइजेशन कैसे होगा, आपके पास ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा इस पे, ये शिफ्ट होगा इस पे, ना कि इस पे। ये शिफ्ट कहाँ हो रहा है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहां पे। और कुछ इस तरीके से आपका कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, जहां पे आपके p ऑर्बिटल, जो आपके p ऑर्बिटल हैं, ये क्या कर रहा है, इन्वॉल्व हो रहे हैं कॉन्जुगेशन में। और किसके थ्रू, ये जो आपका सेंटर है, कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो आप बोलोगे 6 इलेक्ट्रॉन। और ये बाहर कैसे हुआ, तो मैं आपको बता देती हूँ इसका क्या, ऑर्बिटल व्यू मैं आपको समझा देती हूँ। क्या समझा देती हूँ, ऑर्बिटल व्यू। और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसको स्टेबल करने के लिए तो SO4 माइनस एज ए काउंटर आयन रहेगा, उसकी तो हमें क्या करना है, कोई डील नहीं है उसका। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बताना है मुझे, यहाँ पे सिर्फ मैं बताना चाहती हूँ क्या, कि यहाँ पे एरोमेटिसिटी कैसे आई। अब बाय द हेल्प ऑफ, मैं आपको किसके थ्रू बता रही हूँ, बाय द हेल्प ऑफ किसके थ्रू बता रही हूँ, तो देखना एमओटी के ऑर्बिटल व्यू के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। किसके थ्रू, एमओटी ऑर्बिटल व्यू। देखो ये मैंने बनाया एक पाई ऑर्बिटल, ये दूसरा, तीसरा, ये 4th 5th 6th और एक बना दिया मैंने यहाँ पे। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। ये देखो ये बना दिया मैंने ये, ठीक है। और ये है आपका क्या, sp3 सेंटर, राइट। क्या है, sp3 सेंटर है। यहाँ पे क्या है आपका कार्बोकेटायन है, यहाँ पे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, राइट। और यहाँ पे क्या है, फिर से आपकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहाँ पे भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किस तरीके से मूवमेंट होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होगी, ऐसे ऐसे, और ये दिख गया होगा अब आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। कुछ इस तरीके से आपकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, मूव करती है। कुछ इस तरीके से आपकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, मूव करती है। अब यहाँ पे मुझे बताना क्या है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आपको शील्डिंग और डी शील्डिंग का ऑर्डर बताना है। अगर आपको किसी ने पूछा कि आपको क्या करना है, आपको अरेंज करना है इसके जो हाइड्रोजन्स है इनमें शील्डिंग और डी शील्डिंग को, तो देखो यहाँ पे लिखा मैंने HA, दिस इज योर HB। sp3 सेंटर पे HA एंड HB दो लिखे मैंने। फिर उसके बाद में मैंने क्या बताया, ये है हमारा क्या, HC। यहाँ पे क्या है हमारा HC और यहाँ पे क्या है हमारा H। इसके आगे क्या है, जस्ट इसके आगे क्या है, HD। फिर ये E F G H जो भी है आप लगाते जाओगे। बस मुझे बताना क्या है, यहाँ पे HA B C एंड D के शील्डिंग का ऑर्डर। और मैं आपको बता दूं इनके शील्डिंग का ऑर्डर क्या होता है। देखो जो शील्डिंग वर्ड मैंने यूज लिया है ना, ये डिपेंड करता है क्या, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी सेंटर पे वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, शील्डेड होगा, ढका हुआ होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, HA इज ग्रेटर देन HB, ग्रेटर देन HC एंड लास्ट HD। इसको मैं आपको अच्छे से कहाँ पढ़ाने वाली हूँ, NMR में पढ़ाने वाली हूँ। इसको मैं कहाँ एक्सप्लेन करने वाली हूँ बहुत अच्छे से। हम NMR में शील्डिंग, डिशील्डिंग, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, कहाँ पे इसका इन्वॉल्वमेंट है, कैसा हमारा NMR की वैल्यू आएगी, डेल वैल्यू कैसी आएगी, ये सब कुछ हम कहाँ डिस्कस करने वाले हैं, NMR में डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए थोड़ा सा मैं आपको और बता देती हूँ क्या, अगर आपके पास शील्डिंग और डी शील्डिंग का अगर आपको ऑर्डर लगाना हो, अगर आपको शील्डिंग और डी शील्डिंग का ऑर्डर लगाना हो, किसमें, एरोमेटिक कंपाउंड में, किसमें, एरोमेटिक कंपाउंड में। तो इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। जब भी आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड में आउटर प्रोटॉन्स हो, जब भी आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड हो और वहां पे आउटर प्रोटॉन का अगर किसी ने एनवायरमेंट पूछा तो आप लिख देना क्या उसके लिए, वो होगा कैसा, डी शील्डेड होगा। कैसा होगा, डी शील्डेड होगा। डी शील्डेड क्यों होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं किसमें, NMR में। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि ये कैसा होगा, डी शील्डेड होगा। अगर मान लो आपकी एरोमेटिक रिंग कैसी होती
होती है, एरोमेटिक रिंग आपकी कैसी होती है, थोड़ी लार्ज होती है, जिसमें क्या होते हैं इनसाइड प्रोटॉन्स भी होते हैं, जिसमें क्या होते हैं इनसाइड प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो इनसाइड प्रोटॉन्स के लिए आपके पास क्या होगा, इनसाइड जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, शील्डेड होते हैं। कैसे होते हैं, वो शील्डेड होते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना, आउटर प्रोटॉन आपके डी शील्डेड होते हैं और जो इनसाइड वाले प्रोटॉन होते हैं, इनर प्रोटॉन होते हैं, वो होते हैं शील्डेड। ये किसका है, एरोमेटिक का है। अगर किसी ने पूछा कि एंटी एरोमेटिक में क्या करना है, एंटी एरोमेटिक में क्या करना है, तो सुन लो, एंटी एरोमेटिक में आप क्या करना, इसका जस्ट क्या कर देना, रिवर्स कर देना। रिवर्स का मतलब जो आपके आउटर प्रोटॉन है, जो आपके क्या है, आउटर जो प्रोटॉन है, उनके लिए लिखना क्या, वो आपके होंगे क्या, शील्डेड। वो आपके क्या होंगे, शील्डेड होंगे। और जो आपके इनर प्रोटॉन है या फिर इनसाइड वाले जो प्रोटॉन्स है, इनसाइड प्रोटॉन कैसे होंगे आपके पास, तो आप बोलोगे इनसाइड प्रोटॉन्स आर डी शील्डेड। कैसे होंगे, डी शील्डेड, राइट। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना। और हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज डी शील्डेड मतलब डेल वैल्यू क्या होगी, डी मतलब डेल वैल्यू, और डेल वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। इस केस में कैसी होगी, हाई होगी। और शील्डेड का पूछे तो डेल वैल्यू क्या होगी, लो होगी। सिर्फ इतना याद रखना, शील्डेड, डी शील्डेड, डेल वैल्यू और ये एनएमआर, पीपीएम सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। किसमें, एनएमआर में पढ़ने वाले, बहुत अलग से एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, हमारा पूरा चैप्टर है वो, उस पे हम सब कुछ पढ़ेंगे। शील्डिंग, डी शील्डिंग पूरा चैप्टर है इस पे, तो वहां पे हम क्या कर लेंगे, इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना, जो भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, उनके जो आउटर प्रोटॉन होते हैं वो होते हैं डी शील्डेड एंड इनर जो प्रोटॉन होते हैं वो होते हैं शील्डेड। लाइक आपके पास क्या है, आपके पास मान लो 14 एनुलिन है। 14 एनुलिन आपका सिस्टम है जिसमें क्या है 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कैसा है, वो एरोमेटिक है। और किसी ने पूछा कि इसके आउटर प्रोटॉन आपके पास शील्डेड होंगे या फिर डेल वैल्यू हाई होगी या फिर लो होगी, तो क्या बोलना, आउटर प्रोटॉन चूंकि यहाँ पे कैसे हैं, डी शील्डेड हैं, तो डेल वैल्यू बेसिक सी बात है क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अदरवाइज अगर ये नहीं भी समझ में आता तो माइंड मत करना, क्योंकि हम इसको बहुत अलग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पूरा चैप्टर है इसी पे ही, हम वहां पे अच्छे से इसको डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना होल्ड करना कि एरोमेटिक में आउटर प्रोटॉन होते हैं डी शील्डेड और इनसाइड प्रोटॉन होते हैं शील्डेड। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन मैंने लिखा क्या, अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of their dipole moment, डाइपोल मोमेंट का हमें ऑर्डर में अरेंज करना है। सिस्टम है आपके पास कैसा, देखो एक मैंने लिखा कुछ इस तरीके से, ये और ये डाइपोल मोमेंट। आप कुछ भी देखो क्या करोगे, अगर चार्ज सेपरेशन हो रहा है तो वहां पे चार्ज सेपरेशन एक बार कर लेना, देन देखना क्या मतलब है इस बात का, ये भी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। देखना ये कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे और रिंग पे कैसा चार्ज आएगा, रिंग पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। रिंग पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये कैसा सिस्टम है, आप बोलोगे दिस इज N4N सिस्टम। दैट मीन्स यहाँ पे चार्ज सेपरेशन होने के बाद में एंटी एरोमेटिक क्या बन रहा है, आपका सिस्टम बन रहा है। इस केस में देखोगे तो जैसे आपने चार्ज सेपरेशन किया तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, 4n+2 रूल को फॉलो करेगा और कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। मतलब कि चार्ज सेपरेशन यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा, चार्ज सेपरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। इस केस में देखो यहाँ पे आपने जैसे ही किया, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये बनेगा क्या आपके पास, एलाइलिक। और किस कैटेगरी में रखा जाएगा, आप बोलोगे नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में रखा जाएगा। पूछा क्या मैंने, डाइपोल मोमेंट पूछा क्या, डाइपोल मोमेंट जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और म्यू क्या होता है, Q मल्टीप्लाई डी। म्यू क्या होता है, Q मल्टीप्लाई डी। अब ये Q मल्टीप्लाई डी क्या होता है, तो देखो Q होता है क्या, चार्ज सेपरेशन। अब देखो आपका जो म्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके चार्ज सेपरेशन के, किसके, चार्ज सेपरेशन के। दैट मीन्स जिसमें जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन पॉसिबल है वहां का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा।
इन सभी में किस केस में आप बताओगे कि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन अच्छा होगा? तो आप बोलोगे इन केस सेकंड, जब हम चार्ज सेपरेशन कर रहे होते हैं, होगा क्या? एरोमेटिक कैरेक्टर गेन करेगी आपकी रिंग। अगर आपकी रिंग एरोमेटिक कैरेक्टर गेन करती है दैट मीन्स स्टेबल है नेचर में। कैसी है? स्टेबल है। आफ्टर दैट आपके पास क्या आएगा? ये अलाइलिक सिस्टम आएगा एंड लास्ट में 1 वाला आएगा। क्यों? बिकॉज इसमें चार्ज सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। एंटी एरोमेटिक सिस्टम है, चार्ज सेपरेशन आप नहीं कर सकते हो। इस सिस्टम को आप अनस्टेबल नहीं बनाना चाहोगे तो क्या होगा? डाइपोल मोमेंट सबसे कम होगा बिकॉज चार्ज सेपरेशन क्या है? सबसे कम है। ठीक है, नाउ मूव टू वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन आपको लगेगा देखने पे कि क्वेश्चन क्या है, बहुत ही हमें समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कुछ, बट ध्यान से देखना, मैं जो जो पॉइंट बोलूं उसको आप ध्यान से देखना। देखो मैंने कुछ इस तरीके से आपका सिस्टम बनाया। ये भी आपकी बेंजीन रिंग, राइट। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने कुछ इस तरीके से बनाया, यहां पे भी एक डबल बॉन्ड और यहां पे भी एक डबल बॉन्ड। और मैंने क्या किया? यहां पे भी एक 4 मेंबर्ड रिंग बनाई। क्या बनाई? एक 4 मेंबर्ड रिंग बनाई। और ये और ये 6 मेंबर्ड रिंग और बना दी। ठीक है, ये आपकी 6 मेंबर रिंग, ये आपकी 6 मेंबर रिंग, 6 और ये रिमेनिंग क्या है? आपके पास 4 मेंबर रिंग है। गिवन है क्वेश्चन में क्या? 3 इक्विवेलेंट ऑफ H2 हाइड्रोजनेशन करवाना है। तो बताओ ऐसे कौन से 3 डबल बॉन्ड है जहां पे जाके ये 6 हाइड्रोजन लगने वाले हैं? तो ध्यान से देखना, हाइड्रोजनेशन किस किस पोजीशन पे होगा? तो हाइड्रोजनेशन इस बीच वाली रिंग का होगा। हाइड्रोजनेशन इस बीच वाली रिंग का होगा। क्यों होगा? तो देखना ध्यान से, अगर मैं बीच वाली रिंग को हाइड्रोजनेशन कर दूं तो यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा? आप ये ध्यान से देखो, ये सिस्टम कैसा है? एंटी एरोमेटिक है। लाइक उसी तरीके से अगर आप इसमें भी डबल बॉन्ड बनाते हो तो ये भी आपको एंटी एरोमेटिक बनता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे भी आप जैसे बनाओगे तो ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम आपको ऑब्जर्व होगा। और वी नो वेरी वेल एंटी एरोमेटिक सिस्टम क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। और अनस्टेबल होते हैं तो क्या होते हैं? उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आपके पास ये 4 मेंबर्ड रिंग है ना, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड्स गिवन है इनका होने वाला है हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर समझ में आई होगी कि इन्हीं का ही हाइड्रोजनेशन क्यों हुआ, क्योंकि इस केस में क्या है? ये एंटी एरोमेटिक नेचर शो कर रही है। और एंटी एरोमेटिक नेचर क्या होता है? अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल है दैट मीन्स रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या करना चाहेगा? स्टेबल होना चाहेगा। और अब आप देखोगे यहाँ पे ये जो एंटी एरोमेटिक रिंग है, 3 रिंग्स में से जो एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा था वो क्या हो गया? वो हो गया खत्म। आपकी रिंग क्या हो गई? स्टेबल। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब एक और क्वेश्चन, क्या देखो जनरल क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपके पास रिएक्शंस दे सकता है। उसने दिया क्या? उसने यहाँ डाल दिया बेस। बेस क्या करता है? एब्स्ट्रक्शन करता है प्रोटॉन का। आपने क्या किया? बेस के प्रेजेंस में एब्स्ट्रक्शन करवाया। और ये एब्स्ट्रक्शन पॉसिबल है या नहीं? ये एब्स्ट्रक्शन पॉसिबल है बिकॉज आफ्टर एब्स्ट्रक्शन ऑफ H प्लस ये रिंग क्या कर रही है? एरोमेटिक कैरेक्टर गेन कर रही है। और यहाँ पे जो सोडियम मेटल है क्या कर लेगा? स्टेबल कर लेगा। और यहाँ से H2 गैस क्या हो जाएगी? आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स गिवन होंगे, वहां पे आपसे पूछेगा क्या कि कौन सी आपकी रिंग है जो H2 गैस क्या करती है? एलिमिनेट करती है। H2 गैस किस किस रिएक्शन में बाहर निकल सकता है? तो आपको इस तरीके से उन क्वेश्चन को क्या करना है? डील करना है। इस तरीके से आपको उन क्वेश्चंस को क्या करना है? डील करना है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, होमो एरोमेटिक हमारा खत्म हो गया है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या? एरोमेटिक कैरेक्टर बताने हैं आपको बेंजेनोइड एंड नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड में। मैंने बोला क्या टॉपिक है हमारा? क्या? एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ बेंजेनोइड एंड नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड। अब पहली बात, ये बेंजेनोइड सिस्टम क्या है, नॉन बेंजेनोइड सिस्टम क्या है? तो देखो फर्स्ट मैंने लिया क्या? बेंजेनोइड सिस्टम। क्या लिया मैंने? बेंजेनोइड सिस्टम। बेंजेनोइड सिस्टम का सीधा सा मतलब है, देखो बेंजीन और क्या आ रहा है?
ओइड, दैट मीन्स टू बेंजीन रिंग, एटलीस्ट टू बेंजीन रिंग आपस में क्या होगी, कनेक्टेड होगी। ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो, बेंजीन रिंग आपस में क्या हो, कनेक्टेड हो, उन सिस्टम्स को क्या बोलते हैं, बेंजेनोइड सिस्टम। तो मैंने क्या बोला, टू बेंजीन रिंग, टू बेंजीन रिंग connected to each other, connected to each other। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये क्या है आपके पास, बोलोगे आप बेंजीन, राइट, 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। मैंने बनाया नेफ्थलीन, राइट, 10 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। मैंने बनाया एंथ्रासीन, क्या बनाया, एंथ्रासीन, कितने पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, 14 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। और फिनेंड्रीन भी आप बना सकते हो। तो ये मैं क्या बताना चाहती हूँ, जो भी आपके पास ऐसा सिस्टम हो जहां पे 2 and more than रिंग आपस में क्या हो, कनेक्टेड हो, वो होते हैं बेंजेनोइड सिस्टम। और इन केस ऑफ बेंजेनोइड सिस्टम आपके पास सारे के सारे क्या होंगे, ऑल आर एरोमेटिक, सारे के सारे कैसे होंगे, एरोमेटिक होंगे नेचर में। याद रखना, जो भी बेंजेनोइड सिस्टम है वो कैसा होता है नेचर में, एरोमेटिक होता है नेचर में। अब बात आता है किसमें, अब ये नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड क्या है, तो ये भी देख लो। देखो सेकंड क्या है हमारा, फर्स्ट तो हम क्लियर कर चुके हैं कि बेंजीन रिंग आपस में कनेक्टेड होगी, ठीक है, और वो हमेशा क्या होगी, एरोमेटिक होगी, ऑलवेज एंड ऑलवेज एरोमेटिक, राइट। नाउ सेकंड है नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड, मतलब कि रिंग्स तो कनेक्टेड है, हमारी रिंग्स तो क्या है, कनेक्टेड है, बट वहां पे बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग के अलावा कोई भी रिंग होगी ना, तो क्या होगी, बेंजीन रिंग के अलावा कोई भी रिंग आपस में क्या हो, कनेक्टेड हो, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड। और इन केस ऑफ नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड, अगर आपको एरोमेटिक कैरेक्टर डिटरमाइन करना है ना, किसके लिए, नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड के लिए, तो आपके लिए एक रूल दिया गया है, क्या, बाय क्रेग रूल। क्रेग्स के थ्रू एक रूल दिया गया है, जिसको बोलते हैं क्रेग रूल। अब देखो मैंने क्या बोला, एरोमेटिक कैरेक्टर, aromatic character of non-benzenoid compound, नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड्स का जो एरोमेटिक कैरेक्टर है हम कैसे निकालेंगे, विल बी डिटरमाइन किसके थ्रू हम डिटरमाइन करेंगे, बाय क्रेग रूल। अब ये रूल क्या बोलता है, तो देखो इस रूल ने बोला कि आपके कंपाउंड में क्या होना चाहिए, पहली बात C2 होना चाहिए। C2 क्या होता है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, क्या होती है ये भी देखेंगे। और अगर C2 है तो काउंट करो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। इसने बोला पहले देखो C2 है तो काउंट करो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जब भी आप काउंट करोगे तो उसमें से 1 माइनस कर दो, 1 माइनस करते जाना। और करने पे अगर आपके पास सिस्टम आता है ओड, तो क्या करना है, उसको नॉन एरोमेटिक बोलोगे, और अगर आता है इवन तो क्या बोलोगे, एरोमेटिक। अब मैंने क्या बोला, देखो मैंने बोला इफ मॉलिक्यूल हैविंग C2 axis of symmetry, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तब क्या करना है, देन काउंट करना है क्या, द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आपको क्या करने हैं, काउंट करने, राइट। अगर आपके नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, जिसको मैंने बोला n, अगर आपके नंबर ऑफ डबल बॉन्ड n काउंट कर लिया आपने, तो क्या करना है, देखना है n में से 1 माइनस करने पे ओड आ सकता है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, और n में से 1 माइनस करने पे आपके पास नंबर इवन आ सकता है। जब भी आपके पास ओड आएगा तो आपको बोलना है क्या, वो सिस्टम बनेगा नॉट एरोमेटिक। अकॉर्डिंग टू क्रेग रूल बता रही हूं मैं, उसने बोला कि आपके पास C2 है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड काउंट करो, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आपने काउंट किया, उसको बोला मैंने n में से 1 माइनस करना, ओड आएगा या फिर इवन आएगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, ओड आएगा तो नॉट एरोमेटिक और इवन आएगा तो एरोमेटिक,
अब ये क्या है, इसको एक एक बात को हम समझते हैं। पहले क्या समझना है, ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और फिर ये रूल क्या है, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। तो देखो मैंने लिया क्या, एक एग्जाम्पल लिया वाटर का। सभी को पता होगा कि वाटर ऐसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट। इसको मैंने बोला H1, इसको मैंने बोला H2, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। देखो ये आपका ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, इसको मैंने बोला HA, दिस इज और HB। क्या करना है, C2 एक्सिस लगाना है, दैट मीन्स 180 का रोटेशन करना है। क्या करना है, 180 का रोटेशन करना है। जैसे आप 180 का रोटेशन करो, आपके पास ये जो चीज है, आपके पास रोटेशन करने के बाद में सेम ही कंपाउंड क्या होना चाहिए, ऑब्जर्व होना चाहिए। सेम ही कंपाउंड क्या होना चाहिए, आपके पास ऑब्जर्व होना चाहिए। जैसे आपने रोटेशन किया, HA अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। 180 रोटेशन किया है, HA अपनी जगह से कहां चला जाएगा, HB की जगह, और HB अपनी जगह से कहां चला जाएगा, HA की तरफ। आप क्या करना, अपनी नोटबुक को उठा के उसको 180 डिग्री रोटेट कर लेना, पूरा उसको एकदम फ्लिप कर देना, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे। जो आपका राइट हैंड में है वो लेफ्ट पे, और जो लेफ्ट पे है वो राइट पे चला जाएगा। और ये बहुत ही ईजी है, C2 एक्सिस निकालना, जस्ट पकड़ना और यहां से 180 का रोटेशन कर देना, ठीक है। अब देखो, अब इसको एग्जांपल में कैसे काम में लेंगे। तो देखो मैंने लिखा एक 5 मेंबर रिंग और अनदर 5 मेंबर रिंग, राइट। और यहां लगाया मैंने डबल बॉन्ड। ये क्या है, आपके पास नॉन बेंजीनोइड सिस्टम है। नॉन बेंजीनोइड सिस्टम है, कैसे है, बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन के अलावा जो भी रिंग कनेक्टेड होगी उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन बेंजीनोइड सिस्टम। यहां पे मैंने क्या किया, यहां से जस्ट यहां से बिल्कुल क्या किया, C2 एक्सिस लगाई। क्या किया, C2 एक्सिस लगाई। और यहां से क्या C2 लग सकती है, आप बोलोगे बिल्कुल लग जाएगी। ये वाला सेंटर इसकी जगह, ये इसकी जगह, और ये इसकी जगह आ जाएंगे, और C2 लग गई। उसके बाद में क्या देखना है, आपके पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। बताओ N की वैल्यू कितनी है, कैपिटल जो आपका N है इसकी वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 4 है आपके पास डबल बॉन्ड। क्या करना, N में से 1 माइनस करना। तो 4 में से 1 माइनस किया, आया 3। 3 नंबर क्या है आपके पास, ओड है। और ओड के केस में क्या बोलोगे, दिस इज नॉट एरोमेटिक अकॉर्डिंग टू क्रैक्स रूल, दिस इज नॉट एरोमेटिक इन नेचर, राइट। आई होप अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी किस तरीके से इस रूल को लगाना है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो मैंने बोला क्या कि कुछ इस तरीके से मैंने किया ये, और यहां पे मैंने बनाई क्या, 7 मेंबर रिंग, ठीक है। और यहां लगाया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। क्या करना है, C2 लगानी है, C2 लगाओ, बिल्कुल यहां से आपकी C2 लग जाएगी, राइट। और जैसे आपने C2 लगाया, C2 लगाने के बाद क्या देखना, N देखना। N की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5। इस बार N की वैल्यू कितनी है, 5 है। 5 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा, 4। कैसा है, इवन है। तो एरोमेटिक होगा या फिर नॉट एरोमेटिक, आप बोलोगे दिस इज एरोमेटिक इन नेचर, दिस इज एरोमेटिक इन नेचर। आई होप आपको ये क्रेक्स रूल क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास कोई एक क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग है, ठीक है, पॉइंट बिल्कुल अलग है। अगर आपके पास कोई एक सिस्टम है, जैसे मैंने लिया ये 4 ये और 4n सिस्टम लिया, इसमें आपने डाली क्या, मेटल, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, अगर ये कुछ भी डालोगे ना आप, तो मेटल क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीमेंट करता है। क्या करता है मेटल, 2 इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीमेंट करता है। आपने किया ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक करते ही क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। 2 टाइम्स आपके 2 मोल्स आपके मेटल के यूज होंगे, और ये कैसा होगा, और ये आपका बन जाएगा कैसा, देखना यहां पे आ गया क्या, नेगेटिव चार्ज, और यहां पे आ गया क्या, नेगेटिव चार्ज। कितने पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन गया, आप बोलोगे 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। दैट मींस आपके पास बन गया क्या, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, दैट मींस एरोमेटिक बन गया। हमेशा और हमेशा आपके पास क्या हो, आपके पास अगर मेटल गिवन हो, क्या गिवन हो, मेटल गिवन हो, तो क्या करना आप, ऑलवेज एंड ऑलवेज आप क्या करना, ऑलवेज एंड ऑलवेज मेटल की प्रेजेंस में 2 इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट कर देना। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन इंक्रीमेंट करने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपको इंक्रीमेंट करने। टोटल बन गया 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, दैट मींस एरोमेटिक इन नेचर। क्योंकि मेटल क्या करती है, डोनेट करती है। मेटल क्या करती है, डोनेट करती है, राइट।
तो मेटल डोनेट करेगी तो क्या करेगी, यहाँ पे एरोमेटिक नेचर शो हो जाएगा। डोनेट करने से क्या होगा, एरोमेटिक नेचर शो हो जाएगा। एक एंटी एरोमेटिक सिस्टम आपका एरोमेटिक कैरेक्टर गेन कर लेगा। एक एंटी एरोमेटिक सिस्टम का एरोमेटिक कैरेक्टर क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, राइट। नाउ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज एनिलेशन इफेक्ट। दैट इज एनिलेशन इफेक्ट। अब ये क्या होता है, देखो एनिलेशन इफेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपके पास पॉलीसाइक्लिक फ्यूज्ड जो लिगेंड होते हैं, पॉलीसाइक्लिक फ्यूज्ड जो आपके पास सिस्टम होते हैं, पॉलीसाइक्लिक फ्यूज्ड जो आपके पास सिस्टम होते हैं उनमें देखा जाता है। तो पहली बात मैंने क्या बोली, इट इज ऑब्जर्व या इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ किसकी प्रॉपर्टी है ये, पॉलीसाइक्लिक जो फ्यूज आपके सिस्टम होते हैं ना, फ्यूज सिस्टम क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे। देखो मैं आपको बता दूंगी, पॉलीसाइक्लिक फ्यूज सिस्टम की प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, पॉलीसाइक्लिक फ्यूज्ड सिस्टम की प्रॉपर्टी है। फ्यूज सिस्टम क्या होते हैं आपके पास, ये जो आपके पास सीसी जो आपका कार्बन सेंटर है ना, ये 2 रिंग्स का एटलीस्ट 2 रिंग का क्या होता है, पार्ट होता है। ये क्या होता है, 2 रिंग्स का क्या होता है, पार्ट होता है। ये जो आपका एरिया होता है, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जो आपका जंक्शन होता है, ये यहाँ पे 2 कार्बन एटम से आपकी क्या बनी हुई है, 2 रिंग बनी हुई है, राइट। आपके पास जो भी ऐसा सिस्टम हो जहां पे कुछ इस तरीके का जंक्शन मिल रहा हो कि 2 रिंग वहां से क्या हो रही है, न्यू फॉर्म हो रही है, वो होता है हमारे पास क्या, फ्यूज सिस्टम। जब भी आपके पास फ्यूज सिस्टम होगा वहां पे आपके पास क्या देखा जाएगा, आपके पास इन रिंग्स में जो एरोमेटिसिटी है ना वो क्या हो रही है, एरोमेटिसिटी क्या हो रही है, आपके पास कम हो रही है। क्यों हो रही है, ध्यान से देखना, ये डबल बॉन्ड, राइट, ये डबल बॉन्ड एंड ये डबल बॉन्ड, ये और ये ध्यान से देखो, ये जो आपका डबल बॉन्ड है फ्यूज सिस्टम का, जो आपका डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड आपकी इस रिंग की एरोमेटिक कैरेक्टर में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये इस रिंग की एरोमेटिसिटी में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये इस रिंग की एरोमेटिसिटी में भी क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। दैट मीन्स ये जो आपका डबल बॉन्ड है, जो आपकी एडजेसेंट 2 रिंग्स है, वहां पे क्या है, बिल्कुल कॉमन है। इस वजह से आपकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इस कंपेरिजन ऑफ बेंजीन, क्योंकि बेंजीन में आपके पास क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है जो इसी के अंदर प्रेजेंट है। और आपने क्या किया इस सिस्टम में, देखो ये जो आपकी एरोमेटिसिटी है, जो आपका डबल बॉन्ड है, किसी एक के लिए क्या कर रहा है, ये एरोमेटिसिटी में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एट द सेम टाइम वो दूसरी रिंग के लिए भी एरोमेटिसिटी का कारण बन रहा है, ना कि सिंगल बॉन्ड है, राइट। क्या है, यहाँ पे एक ही बॉन्ड है जो दोनों रिंग के लिए क्या कर रहा है, एरोमेटिसिटी गेन करवा रहा है। तो कहने का मतलब मेरा क्या हुआ, इट या फिर इन फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक जो आपके पास सिस्टम होंगे, जो आपके पास क्या होंगे, सिस्टम होंगे, उसमें क्या होगी, कुछ रिंग्स कैसी होगी, some rings gives up part of their aromaticity to the adjacent ring। आपके पास ये डबल बॉन्ड दोनों रिंग में क्या है, कॉमन है। एडजेसेंट जो रिंग है वहां पे दोनों में क्या कर रहा है, ये एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एनिलेशन इफेक्ट क्लियर हो रहा है। इट इज कॉल्ड एनिलेशन इफेक्ट। कहने का मतलब है एक ही डबल बॉन्ड दो रिंग में क्या कर रहा है, एरोमेटिक कैरेक्टर गेन कर रहा है। एक ही रिंग की वजह, एक ही आपके पास बॉन्ड की वजह से क्या हो रहा है, दोनों रिंग में एरोमेटिसिटी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। इसको क्या बोलते हैं हम, एनिलेशन इफेक्ट बोलते हैं। अगर आपके पास ये डबल बॉन्ड इस रिंग का भी पार्ट है और इस रिंग का भी पार्ट है तो क्या बोलेंगे हम इसको, इसके लिए ये आपके पास जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलीसाइक्लाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलीसाइक्लाइजेशन हो रहा है। दैट मीन्स आपका एनिलेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और इस वजह से कभी ये रिंग इस रिंग के लिए एरोमेटिक कैरेक्टर का काम करेगा तो कभी इसके लिए। आपके पास इस वजह से क्या हो रहा है, आपकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बॉन्ड जो फिक्सेशन है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मान लो मैंने बोला कि एक टाइम पे ये इसके लिए वर्क कर रहा है,
एक टाइम पे ये इस रिंग के लिए वर्क कर रहा है, तो इस रिंग में क्या हो जाएगा आपके पास एरोमेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, चेंज हो जाएगी। और अगर हमारी बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है दैट मीन्स यहाँ पे एरोमेटिसिटी में क्या हो रहा है, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। सो दैट हमारी रेजोनेंस एनर्जी भी पर रिंग क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ स्टार्टिंग में ही, जब मैं आपको हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला टॉपिक पढ़ा रही थी, वहां पे मैं आपको बताई थी बेंजीन, एंथ्रासीन और बेंजीन, नैफ्थलीन और एंथ्रासीन, जहां पे पर रिंग आपके पास जो एनर्जी थी उसका जब ऑर्डर लगाए थे, उसी से आपको पता लग गया क्या कि जैसे जैसे आपके पास पॉलीसाइक्लिक फ्यूज सिस्टम इंक्रीज हो रहा है तो हो क्या रहा है, पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो एरोमेटिसिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो स्टेबिलिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बट रिएक्टिविटी क्या करेगी, तो आप बोलोगे रिएक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब जो जो फैक्टर मैंने बोले मैं उसको बता देती हूं। मैंने बोला क्या, एज पॉलीसाइक्लाइजेशन आपका पॉलीसाइक्लाइजेशन जैसे जैसे इंक्रीज करता है, इंक्रीज करने से क्या होगा, एनिलेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। राइट, एनिलेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एनिलेशन इंक्रीज करेगा तो क्या हो रहा है, बॉन्ड फिक्सेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब कि चेंज इन बॉन्ड लेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इस वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आपकी रेजोनेंस एनर्जी है, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं इसको, तो हम रेजोनेंस एनर्जी क्या करेगी, पर रिंग डिक्रीज करेगी। रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। पर रिंग क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर रेजोनेंस एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो क्या क्या बोल सकते हो, इसकी एरोमेटिसिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। एरोमेटिसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। एरोमेटिसिटी डिक्रीज करेगी दैट मीन्स स्टेबिलिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो रिएक्टिविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। राइट, इतने फैक्टर अराइज हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस एनिलेशन इफेक्ट की वजह से। इतने फैक्टर क्या हो रहे हैं, अराइज हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम कहाँ देखने को मिलता है, जैसे मैंने बोला, किसी ने बोला आपको कि यहाँ पे ये सिस्टम है, ये क्या इसमें सारी बॉन्ड लेंथ सेम है, तो आप बोलोगे यस, ऑल बॉन्ड लेंथ आर सेम। कैसे, पहली बात तो इसको, ये था क्या एक्चुअल में, ये था कुछ ऐसा सिस्टम, डिस्कस कर चुके हैं, ये था 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। पॉलीसाइक्लिक है या फिर मोनोसाइक्लिक है, आप बोलोगे दिस इज मोनोसाइक्लिक सिस्टम। एंड इन केस ऑफ मोनोसाइक्लिक सिस्टम क्या होगा, आपके पास ओवरऑल डीलोकलाइजेशन होगा। ओवरऑल आपका जो सिस्टम होगा, इसकी एरोमेटिसिटी इसी रिंग में प्रेजेंट है। राइट, इसी रिंग में प्रेजेंट है तो क्या होगा, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सेम होगी। बट अगर किसी ने पूछा कि यहाँ पे मैंने बनाया क्या, पॉलीसाइक्लिक फ्यूज्ड सिस्टम, पॉलीसाइक्लिक फ्यूज सिस्टम जैसे मैंने बताए, तो इसमें बताओ क्या इसमें आपके पास, क्या इनमें आपके पास ये जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, वो सेम होगी, तो आप बोलोगे नो, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर नो सेम, नॉट सेम। क्यों नहीं होगी सेम, ड्यू टू एनिलेशन इफेक्ट, ड्यू टू एनिलेशन इफेक्ट, एनिलेशन इफेक्ट आने की वजह से, एनिलेशन इफेक्ट आने की वजह से यहाँ पे ऑल बॉन्ड लेंथ, जितनी भी बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, आपकी सेम नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि वहां पे बॉन्ड फिक्सेशन क्या कर रहा है, आपका चेंज हो रहा है। बट इन दिस केस कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर सेम, बॉन्ड लेंथ आर सेम। राइट, इस केस में आपकी बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर कोई एसिडिटी का ऑर्डर भी पूछे ना, जैसे मैं एक एग्जांपल भी दे देती हूँ आपको एसिडिटी वाला, और वैसा क्वेश्चन आया भी हुआ है PYQs में, तो यहाँ क्या करना है, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ को अरेंज करना है। किसको अरेंज करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ को अरेंज करना है। राइट, एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। एक है आपके पास कुछ इस तरीके का सिस्टम, ये है आपका HA। फिर आपके पास क्या, कुछ इस तरीके का सिस्टम, जहां पे मैं बेंजीन रिंग भी बना देती हूँ, फ्यूज सिस्टम बना देती हूँ। और एक है आपके पास, एक रिंग रहने देते हैं इसमें, और एक है आपके पास क्या, कुछ इस तरीके का सिस्टम। राइट, ये HB, यहां डबल बॉन्ड,
और ये HC, राइट। इनमें बताना है आपको एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बनाते हैं, तो उसे बताने के लिए हम क्या करते हैं, बेस लेते हैं, बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं क्या, एब्स्ट्रैक्शन। HA हटाया, HB हटाया और HC भी हटा दिया, मैंने ऐसे हटाया, आपको अपनी नोटबुक में बनाना है कॉन्जुगेट बेस, राइट। ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। बताओ कहाँ पे एरोमेटिसिटी ज्यादा होगी, आ गया ना एरोमेटिसिटी वाला कॉन्सेप्ट, तो आप बोलोगे ये मोनोसाइक्लिक है, ये आपके पास फ्यूज सिस्टम बन जाएगा और ये और भी ज्यादा फ्यूज्ड हो गया। इस केस में आपके पास क्या होगा, इस केस में एनिलेशन इफेक्ट लग जाएगा। ड्यू टू एनिलेशन इफेक्ट, यहाँ पे क्या था आपका HA, HB और HC, ड्यू टू एनिलेशन इफेक्ट, इसके लिए क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होगा, सबसे कम होगा। फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका HB और सबसे आगे क्या आएगा, क्योंकि HA, क्योंकि यहाँ पे मोनोसाइक्लिक है, यहाँ पे आपके पास 2 रिंग्स है और यहाँ पे 3 रिंग्स है। जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्यूज रिंग बढ़ेगी वैसे वैसे आपके पास क्या होगा, एरोमेटिसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ड्यू टू एनिलेशन इफेक्ट आपकी एरोमेटिसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।